Hello dear learners, hope you are doing well and studying hard. So our exam is approaching in the next 40 days and our preparation is going on quite well. I know the syllabus is quite vast and very difficult to cover, but you don't have to worry anymore because we have the solution, that is the PYQs. Every year the questions do repeat. In fact, इस पेपर में which we are doing today, the questions are repeated in 2019, 2020 also. So similarly, the questions do repeat or something of the question part do repeat or answers do repeat. So you don't have to worry because we will be covering all the PYQs of the history paper and we will try to make the videos of paper 1, that is the general aptitude paper also. Without wasting much of your time, let's get started. Today's paper is about paper 3 history. July 2016. Yes, the July 2016 was reconducted in September and the papers are of that exam. Paper 3 history, our subject, 75 questions for 150 marks. Okay, and उसी के साथ में इस ये OMR शीट पर एग्ज़ाम हुई थी एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग. अभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है हमारे एग्ज़ाम में. ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. Moving on to the very first question, the first evidence of hearth occurs in the upper Paleolithic context of hearth. जो अग्निकुंड होता है उसका एविडेंस सबसे पहले कहाँ मिला था? अपर पेलियोलिथिक के कंटेक्स्ट में. तो ये है बिला सरगम बोलकर प्लेस है. कुरनुल जो केव्स है ना आंध्र प्रदेश के, उसी के पास में है ये, वहाँ पर से मिला है पहला एविडेंस. ओके, सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट्स हैज प्रोड्यूस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोलिथ्स. माइक्रोलिथ्स कब मिले थे हमें? मेसोलिथिक पीरियड में. और माइक्रोलिथ्स क्या होते हैं? स्टोन टूल्स होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर और शार्प होते हैं. ये इसके सबसे ज़्यादा एविडेंसेस कहाँ मिले? लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोलिथ्स के बागोर, जो कहाँ पर है? राजस्थान में प्रेजेंट है. और ये 3 कल्चरल फेजेस में डिवाइड था. बागोर कल्चर बोलकर है. 3 कल्चर्स में डिवाइड था. पहला फेज था 5000 से 2000 BC तक, उसमें ही 5 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले थे और मेसोलिथिक एज के जो बरीड थे और माइक्रोलिथ्स मिले थे, जो फर्स्ट फेज था सबसे पहला उसी में. ओके, बाकी जो आदमघर है उसमें हमें रॉक शेल्टर्स, केव पेंटिंग्स ये सब देखने मिलती है. मध्य प्रदेश में आता है आदमघर. उसके बाद में नालागोंडा आंध्र प्रदेश में आता है. कॉपर होड, वहाँ पर कॉपर होड काफ़ी ज़्यादा मिली थी हमें, कॉपर की मात्रा. और सगनाकल्लू ये कर्नाटक की प्लेस है, ये भी मेगालिथ्स के लिए फेमस है, बट यहाँ से लार्ज नंबर में नहीं मिले थे. सॉरी, हाँ, मेगालिथ्स के लिए प्रेजेंट है. मेगालिथ्स क्या होते हैं? जो हमारे स्टोन, सब बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं उन्हें मेगालिथ्स बोलते हैं. और माइक्रोलिथ्स जो छोटे स्टोन्स होते हैं. ओके, यहाँ से हमें मेगालिथ्स मिले थे. संगनाकुल कर्नाटक में प्लेस है. आगे बढ़ेंगे हम. विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स हैव ब्रॉट टू लाइट फायर अल्टर्स. फायर अल्टर्स कहाँ से, कौन सी साइट से मिले थे हमें? ऐसे 2 प्लेसेस है जहाँ से हमें फायर अल्टर के एविडेंसेस मिले थे. तो वो है कालीबंगन एंड लोथल. कालीबंगन एंड लोथल, ठीक है. कालीबंगन कहाँ आता है? हरियाणा में. और राजस्थान में. और लोथल कहाँ आता है? गुजरात में. लेट हरप्पन फेज था ये. और इसी से हमें पता चलता है, एविडेंस है ये, कि आर्यन इन्वेजन या फिर समथिंग रिलेटेड टू आर्यन अकॉर्ड इमाइग्रेंट्स आने लग गए थे. आगे बढ़ेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, अ टेराकोटा सेट ऑफ चेसमैन हैज़ बिन फाउंड फ्रॉम द हरप्पन साइट ऑफ. टेराकोटा सेट ऑफ चेसमैन, चेस के पीसेस मिले थे, वो प्लेस है लोथल. गुजरात में है ये प्लेस लोथल. वहाँ से मिले थे टेराकोटा के चेस पीसेस. ओके, और वो रिसेंबल करते थे मॉडर्न चेसमैन को. कब मिले थे ये? 2450 BC. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. उपनिषदिक रूलर और उनकी टेरिटरी. अजातशत्रु काशी. अजातशत्रु मगध से बिलोंग करते थे, हरियाणा डायनेस्टी के थे वो, बट उन्होंने काशी भी कंक्योर किया था. अश्वपति कैकेय राज्य. यस, कैकेयी जो थी राम की 3rd मदर, उनके फादर का नाम है अश्वपति. जनक विदेहा, सीता के फादर जनक. प्रवना जयवली उसीनारा. ये क्वेश्चन, ये है हमारा रॉन्ग ऑप्शन. प्रवन्ना जयवली कहाँ से बिलोंग करते हैं? पांचाल से बिलोंग करते हैं प्रवन्ना जयवली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग. गिवन बिलो, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन. क्या है असर्शन? इन द वैदिक सोसाइटी ड्यूरिंग द सूत्रा पीरियड पनिशमेंट इन द सेम मैटर डिफर्ड फ्रॉम कास्ट टू कास्ट. गौतम धर्म सूत्र प्रिस्क्राइब्स हाईएस्ट पनिशमेंट फॉर थेफ्ट टू अ ब्राह्मणा. तो हमारे इसका आंसर है ऑप्शन ए. एक्चुअली ये सही है कि जो वैदिक सोसाइटी थी उसमें हर कास्ट के लिए अलग अलग पनिशमेंट्स होती थी, और अगर चोरी किया किसी ब्राह्मण ने तो उन्हें सबसे बड़ी सज़ा मिलती थी. 7th,
अरेंज द फॉलोइंग तीर्थंकार्स इन द सीक्वेंस एज एक्सेप्टेड बाय जैन ट्रेडिशन। जो 24 तीर्थंकार्स है उन्हीं में से ये 4 तीर्थंकार्स है, उनकी क्रोनोलॉजी हमें अरेंज करनी। तो सबसे पहले आते हैं शांतिनाथा जो कि 16th नंबर पर है और इनका सिंबल क्या है, डियर। फिर आते हैं कुंथनाथा जो 17th नंबर पर है। एंड देन आते हैं आरानाथा जो 18th नंबर पर है, और फिर मलिनाथा जो 19th नंबर पर है। कुंथनाथा के क्या सिंबल है, गोट। फिर उसके बाद में आरानाथा का सिंबल है फिश, और मलिनाथा का सिंबल है कलश। तो ऐसी कौन से सीक्वेंस है, एक ही सीक्वेंस है, ऑप्शन 4 में ये सीक्वेंस है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। द मत्स्य एंड छेदी जनास आर मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में इन्हें मेंशन किया गया है सबसे पहले। इन्हीं के साथ साथ और भी जो डायनेस्टीज थी वो थी यदु एंड पुरु डायनेस्टी को भी ऋग्वेदा में मेंशन किया है। छेदी, मत्स्य, यदु एंड पुरु। ओके, आगे बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन गिवन बिलो। असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन में है प्रसन्नजीत द रूलर ऑफ कोसाला क्लेम्ड अ शेयर इन द रिलिक्स ऑफ गौतम बुद्धा आफ्टर हिज परिनिर्वाण। प्रसन्नजीत क्वीन मलिका एंड हिज 2 सिस्टर्स सोमा एंड सकुला वेर बुद्धाज ले डिवोटीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन ओके 9th ऑप्शन डी है। 4 है क्योंकि प्रसन्नजीत ने नहीं क्लेम किया था रिलिक्स में शेयर, वो इनफैक्ट उनका नाम भी नहीं है। जो महापरिनिर्वाण सूत्र है उसमें 8 किंग्स का नाम दिया है, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने पूरे 8 किंग्स का नाम आपको लिख कर दिया है पहले वीडियो में 2014 के। और प्रसन्नजीत क्वीन मलिका एंड हिज 2 सिस्टर्स सोमा एंड सकुला वे बुद्धास ले डिवोटी, ये सही है। इनफैक्ट प्रसन्नजीत भी बुद्धा को फॉलो करते थे। 10th क्वेश्चन मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिवर्स मेंशन बाय ग्रीक्स एंड देयर मॉडर्न नेम्स। तो एक्सेंस, हेडाप्सस, हाइडारोटस, हाइफासिस, बियास, जेनाब, झेलम, रावी। तो हेडाप्सिस तो पता है सबको, झेलम का नाम है क्योंकि पोरस का वहीं पर बैटल हुआ था, बैटल ऑफ हेडाप्सिस। ऑप्शन 3 बी का ऑप्शन 3 किस में है, एक ही ऑप्शन में है, और यही हमारा करेक्ट आंसर भी है। एक्सेंस का नाम क्या है, जेनाब, हेडाप्सिस, झेलम, हाइड्रोटस, रावी और हाइफासिस, बियास। 11 Who among the following had sent an ambassador called Dionysus to Mauryan court? किसने भेजा था ये, टॉलेमी फिलाडेल्फस। सेल्यूकस निकेटर ने किसे भेजा था, मेगास्तीन को भेजा था। किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। और ये जो इन्हें भेजा था डियोनिसस को, अभी ये क्लियर नहीं है कि ये बिंबिसार के कोर्ट में आए थे या फिर अशोका के कोर्ट में आए थे, ये अभी तक क्लियर नहीं है, बट ये आए थे इतना पक्का है। सॉरी, बिंबिसार नहीं, बिंदुसार। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। और ये कौन से टाइम पर आए थे, 3rd सेंचुरी BC, इसीलिए कंफर्म नहीं है बिकॉज 3rd सेंचुरी के टाइम पर उनके फादर का रूल उन्होंने लिया था। 12 हु रोट मदुरई कांजी, ये है मंगुदी मधुरन ने लिखा है ये। ओके, 12th का आंसर है सी, ये तमिल पोयम है मदुरई कांजी, और ये संगम लिटरेचर के टाइम पर है। जो 10 एडल्ट आते हैं संगम लिटरेचर के, उसमें एक पार्ट है मदुरई कांजी का। ओके, और इसमें उन्होंने मदुराई के किंग को एड्रेस किया है। आगे बढ़ेंगे। 13 असर्शन एंड रीजनिंग वापस से। बुद्धिस्ट संघ रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम सातवाहना रूलर्स। नेम ऑफ सेवरल ग्रांटेड विलेजेस फाइंड मेंशन इन द सातवाहना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। तो इसमें उन्होंने क्या बोला है कि बुद्धिस्ट संघ तो लैंड ग्रांट्स करते ही थे, वो ब्राह्मण को भी करते थे और बुद्धिस्ट को भी करते थे, बट नेम्स ऑफ सेवरल ग्रांटेड विलेजेस फाइंड मेंशन नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन है हमारा 3। आगे बढ़ेंगे हम। 14 हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इशूड लायर प्लेयर टाइप ऑफ गोल्ड कॉइन्स। लायर प्लेयर मतलब वीणा बजाते हुए जो गोल्ड कॉइन्स है वो किसने मेंशन किया है, तो ये है हमारे समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो हम आंसर है ऑप्शन डी 4 A एंड C। वीणा बजाते हुए जो गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए थे, समुद्रगुप्ता एंड कुमारगुप्ता 1 में से। 15 हु अमंग द फॉलोइंग चाइनीज ट्रैवलर्स विजिटेड नालंदा महाविहारा एंड स्टडीड देयर फॉर सम टाइम। तो ये इसमें से कौन से है जो आए थे वहाँ पर। 15 का आंसर है डी, हुएंग चैंग या फिर हुसैन सैंग, ऐसे बहुत सारे नाम है इनके। तो ज्वांग, आइसिंग और ताव ही है एक्चुअली इनका नाम, सील प्रभाई ने बोलते थे, ठीक है, और इन्हें श्रीदेवा बोलते थे।
वैन सैंग या फिर हुसैन सैंग, जो भी नाम आपको कंफर्टेबल है, उन्हें श्रीदेवा बोलते थे। ये सारे कौन से टाइम पर आए थे? मोस्टली ये सारे 5th-6th सेंचुरी में ही आए थे। जैसे कि आई सिंह कब आए थे? 673 में आए थे, और नालंदा उन्होंने 676 में विजिट किया था। वो 676 से 685 तक नालंदा में रहे थे आई सिंह। उसके बाद में जो यूएन हुसैन सैंग है वो 7th सेंचुरी में आए थे, 629 में इंडिया आए थे वो, और 645 तक वो इंडिया में रुके थे। और काउ हिन 7th सेंचुरी में आए थे, वही 600 समथिंग में ही आए थे ये भी, ठीक है। आगे 16th, अरेंज द फॉलोइंग इराज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हर्षा ईरा, कालाचूरी ईरा, साका ईरा, वल्लभी ईरा। तो हमें सबसे पहले तो ये पता रहना चाहिए कि ये कौन से टाइम पर आते हैं। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन था, बिकॉज वल्लभी ईरा पहले आना चाहिए था हर्षा ईरा से, और कालाचूरी ईरा से सी। आंसर क्या दिया है? आंसर की में ऑप्शन सी दिया है। सबसे पहले आता है साका ईरा 78 AD, फिर आता है हमारा कालाचूरी ईरा 6th to 7th सेंचुरी, फिर आता है वल्लभी ईरा 318 से लेकर 13th सेंचुरी तक बोला जाता है इसे। फिर आते हैं हमारे हर्षा ईरा, इन्हें बोला जाता है 606 से लेकर 646 AD। ओके, करेक्ट आंसर तो हमारे आंसर की में यही है, इसीलिए मैंने आपको सही जो आंसर है वही दिया है। अगर आपको इसका कुछ आइडिया है तो आप मुझे प्लीज़ बताइए हैं, और प्लीज़ कमेंट्स में बताना, क्योंकि बाकी भी स्टूडेंट्स को इजी होता है फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम 17। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स सेट अप द राष्ट्रकूट कैपिटल एट मान्यखेत। ये है अमोघ वर्ष, उन्होंने ही हैदराबाद के पास में एक कैपिटल बनाया था अपना, जो कि है मान्यखेत, जिसे आज के नाम पर मलखेड़ भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th। डिटरमाइन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। पाला किंग देवपाला, राष्ट्रकूट किंग ध्रुव धारवर्षा, परमारा किंग भोजा एंड प्रतिहारा किंग महेंद्रपाला। अभी इनकी क्रोनोलॉजी में इन्हें अरेंज करना है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे राष्ट्रकूट किंग, जो कि है ध्रुव धारवर्षा। कब से कब तक थे ये? 780 में आते हैं ये पिक्चर में, 780 AD में। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट रूलर है देवपाला, जो आते हैं 810 में। फिर आते हैं महेंद्रपाला 885। फिर आते हैं भोजा 1010। ठीक है, अभी हम इससे से आंसर पता करेंगे। सबसे पहले तो राष्ट्रकूट किंग सी बी सबसे पहले किस में है? एक ही ऑप्शन में, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 19th। देख लो और ये से नोट डाउन कर लो। PDF में प्रोवाइड करूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। सारे जितने भी पेपर्स हम सॉल्व करते हैं वो सबके PDFs मैंने अपलोड कर दिए हैं, और इस पेपर का भी PDF उसी पर अपलोड है, और इसकी लिंक है कमेंट सेक्शन, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 ऑथर्स और उनके वर्क्स। ये क्वेश्चन मार्क करके रखो, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्हाना, पद्मगुप्ता, संध्याकारा, नंदिन एंड सोमेश्वर दत्ता, कीर्ति कौमुदी, नवसा शशंक चरिता, रामचरिता और विक्रम देव चरिता। हमने विक्रम देव चरिता के ऑथर को पिछले भी वीडियो में देखा था, सेम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में आए हैं। करेक्ट आंसर क्या है फिर इसका? बिलाना। ओके, ए का 4 कौन से इसमें है? ए के ऑप्शन में है, ए का 4। 1 मिनट, कौन से? लास्ट ऑप्शन में 19th का आंसर है डी। अरे क्या हो गया ये? ओके, 19th का आंसर है डी। तो पद्मगुप्ता, नवशशांक चरिता, संध्याकार, नंदी, रामचरिता और फिर सोमेश्वर दत्ता, कीर्ति कौमुदी। ये सारे लिख कर रखो, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। 20। अरेंज द फॉलोइंग चंडेला टेम्पल्स इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। 64 योगिनी टेम्पल खाजुराहो, लक्ष्मणा टेम्पल खाजुराहो, विश्वनाथ टेम्पल खाजुराहो और नीलकंठ टेम्पल कलिंजर। तो इसका करेक्ट आंसर है 20 का हमारा आंसर है ए। सबसे पहले आता है 64 योगिनी टेम्पल खाजुराहो में, लेट 9th सेंचुरी में बना था। फिर उसके बाद में लक्ष्मणा टेम्पल आता है 945।
फिर आता है हमारा विश्वनाथ टेम्पल 1999। फिर आता है डी नीलकंठ टेम्पल। इसको आप 9th सेंचुरी पकड़ लो, 9th सेंचुरी दिया है इसमें, तो करेक्ट उसका डेट आया नहीं है मेरे पास में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम 21। फिर से लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 मैच द पेयर्स है टेम्पल्स और उनके बिल्डर्स। अनंत वासुदेव टेम्पल भुवनेश्वर, ब्रह्मेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर, मल्लिकार्जुन टेम्पल पड़क्कल और विरूपक्ष टेम्पल पड़क्कल। चंद्रा देवी, कोला देवी, लोक महादेवी, त्रैलोक महादेवी। तो इसका सबसे पहले मैं आपको एक हिंट देती हूँ। जो हमारी विरूपक्ष टेम्पल की है वो है लोका महादेवी और मल्लिकार्जुन टेम्पल की है पड़क्कल त्रिलोक महादेवी। ये दोनों भी वाइफ है, एक बहुत ही फेमस किंग के वाइफ है, और ये टेम्पल्स भी उन्हीं के विक्ट्री के टाइम पर बनाए गए हैं। मुझे उस किंग का नाम कमेंट्स में बताओ। तो सबसे पहले तो हम जो हमें पता है वो लिख देंगे। मल्लिकार्जुन वाले हैं 4 और विरूपक्ष 3। देन आता है अनंत वासुदेव टेम्पल 21 का, इन्होंने कोला देवी ने बनाए हैं। और ब्रह्मेश्वरा टेम्पल, सॉरी चंद्रा देवी ने ही ऐसे बनाया है, और कोला देवी टेम्पल है, कोला ने बनाया है ब्रह्मेश्वरा टेम्पल, सॉरी। 21 का आंसर है हमारा बी। 21 का आंसर है बी। कमेंट्स में मुझे बताओ लोका महादेवी के हस्बैंड का नाम क्या है और उन्होंने कहाँ पर विक्ट्री हासिल की थी, जिसके बाद में उन्होंने ये विरूपक्ष टेम्पल बनाया था। 22. Which of the following pairs regarding the rulers of Kashmir is not correctly matched? चंद्रपीदा वज्रादित्य, तारपीदा उदयादित्य, मुक्तपीदा ललितादित्य और जयपीदा प्रतापादित्य। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जयपीदा का नाम क्या है? विनयादित्य, ऑल्सो नोन एज विनय आदित्य। ये करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे 751 से 782, 8th सेंचुरी से, और इन्हीं के फादर ग्रैंड फादर है ये, इनके ग्रैंडफादर है ये। ठीक है, मुक्तापीडा जयपीदा के ग्रैंडफादर है। 23. गिवन बिलो, फिर से assertion and reasoning. राजराजा चोला cooperated in the construction of Chudamani Vihara, a Buddhist monastery at Negapatam by the Shailendra king Mara विजय तुंगा वर्मन. राजा वॉज डिवोटेड टू शिवा। ये दोनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है बट रिलेटेड नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 2। 24. According to the Chronicles of Arakan, the first Indian royal dynasty was founded by the son of a king of Varanasi. Chronicles of Arakan, अरक्कन रीजन कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट है जो म्यांमार है, वहाँ पर अरक्कन बोलकर एक प्लेट्यू है, तो वो पहले इंडिया का पार्ट था। और क्रोनिकल्स ऑफ अरक्कन 3000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट तब लिखे हुए हैं। अभी उसका काफ़ी सिग्निफिकेंस था उस टाइम से लेकर, वो मतलब उस टाइम की हिस्ट्री बताते हैं। 3000 BC। 25. Which of the following Indian eras has been mentioned in Sanskrit inscriptions of several Southeast Asian kingdoms? ये है साका इरा। साका इरा के फाउंडर कौन थे? कनिष्क। ओके, कनिष्क इसके फाउंडर थे 78 AD। और फिर हिस्टोरिकल हिंदू कैलेंडर भी बोला जाता है साका इरा को। और 78 AD क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कोई करस्पॉन्ड करती है 78th ईयर ऑफ द जूलियन कैलेंडर, ग्रेगरियन जूलियन कैलेंडर जो होता है इंग्लिश कैलेंडर, उसी से। 26. Which of the following contemporary historians has given the account of the horse as the chief instrument of war and his condemnation of feudal levies reveals the strength of Turkish and weakness of Indian armies from a purely military point of view? ये इन्होंने हॉर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा बोला है और इनकी काफ़ी सारी बुक्स भी फेमस है, हमने इनके बारे में डिस्कस भी किया है इसके पहले। ये है फ़कर मुदब्बिर। इनकी बुक का नाम जो हमने पहले डिस्कस किया था एक वीडियो में, अदब अल हर वा ए सजा, इनकी बुक का नाम है। और एक बुक का नाम है शजारा ई अंसब, फ़कर मुदब्बिर। इनका पेन नेम है फ़कर मुदब्बिर, इनका जो रियल नेम है वो काफ़ी बड़ा है और कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं उसे मिस प्रोनाउंस नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए आई एम अवॉइडिंग इट। ठीक है, इन्होंने हॉर्सेस के बारे में बोला था और प्योरली मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करते थे। 27. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड नेम द ऑथर हु हैज़ रिटन दिस। Muslims and Hindus traveled 100 and 200 crores, 100 to 200 crores to catch a glimpse of the court and the pomp and splendor of the cavalcade of Sultan Balban, and were wonderstruck and amazed at the spectacle. Hearing about the awe, majesty and grandeur of the court and cavalcade, the insurgents of the distant land turned obedient. ये किसने बोला है बलबन के बारे में?
जिन्होंने उनके बारे में बुक भी लिखी है। इनफैक्ट उनके बारे में बुक थी, बट जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन खत्म हो गया तो उन्होंने बुक का नाम चेंज कर दिया था। यह है ज़ियाउद्दीन बरनी। इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? तारीख फिरोज शाही, जिसमें उन्होंने बलबन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरी डिटेल्स दी है। उसमें सिर्फ 6 ईयर्स मेंशन है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, बाकी पूरी बुक है किसको डिवोटेड है? ये बुक बलबन को डिवोटेड है। ठीक है। 28 मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इक्ताए तमलिक, इक्ताए इस्तिगाल, इक्ताल, मुक्तीज और वालिस। होल्डर ऑफ इक्ता असाइनमेंट, इक्ता असाइनमेंट ऑर्डर, इक्ता रिलेटेड टू स्टाइफंड्स, इक्ता कवर्ड लैंड्स। ठीक है, ये भी लिख कर रखो अपने पास में, क्योंकि ये टर्म्स बहुत काम आते हैं आगे जाकर, तो अपने पास में लिख कर रखो। 28 का आंसर है A1। क्यों? तो इक्ताए तामलिक मतलब इक्तास कवर्ड लैंड, इक्ताए इस्तिगाल मतलब इक्ता रिलेटेड टू स्टाइफंड्स, इतलाक है इक्ता असाइनमेंट ऑर्डर, और मुफ्तीज और वालीज है होल्डर ऑफ इक्ता असाइनमेंट्स। ओके, 28 का आंसर है 1। आगे बढ़ेंगे हम। 29 ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शाबी ट्रांसलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्क्स इनटू पर्शियन। कौन सी बुक्स इन्होंने ट्रांसलेट की है? सुखा सप्तति एंड रति रहस्य। सुखा सप्तति का नाम सप्तति है एक्चुअली, तो उसका क्या नाम है? तुतिनामा। और जो रति रहस्य है उसका वही नाम है। ठीक है, सुखा सप्तति का नाम तुतिनामा है। परफेक्ट। आगे बढ़ेंगे। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज एड्रेस्ड एज दोज़क ए पूर नेमत बाय मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बटूटा। दोज़क के इन्होंने बंगाल को बोला था, बिकॉज जब वो बंगाल को ट्रैवल कर रहे थे तब वहाँ की सिचुएशन ऐसी थी कि वो सिटी बहुत अच्छी है, बट वो लाइवलीहुड के हिसाब से बहुत ही ख़राब है। मतलब वहाँ कभी भी एपिडेमिक होता है, फेमाइन आते हैं, तो उस हिसाब से वो सिटी वो स्टेट रहने के लायक नहीं है, ऐसा इन्होंने बोला था। दोज़क ए पूर नेमत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स। फिर से असर्शन एंड रीजनिंग है। असर्शन एंड रीजनिंग ना थोड़ा अच्छे से करो, क्योंकि ये एकदम फ्री वाले मार्क्स ही समझ कर चलो। अगर दोनों रिलेटेड है तो फटाक से समझ जाना कि ऑप्शन ए है। थोड़ा भी अगर डिफरेंस लगता है तो ऑप्शन बी है। यूजुअली C3 और 4 आंसर कभी आता नहीं है, बहुत रेयरली आता है, तो उसके लिए भी आपको स्टेटमेंट्स देखकर ही ध्यान में आ जाएगा। और उसी के साथ में अब हम 31 का पढ़ते हैं। असर्शन सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन constructed a network of canals and the entire valley, including the arid regions locally known as Udars, which had till then depended for their productivity entirely on rainfall, which was fitful and independable was irrigated. There was abundance of rice and enormous increase in the wealth of the Sultanate. The new canals were cut from rivers which were perennial fed by snow. अभी इन्होंने वहाँ के कैनल्स बनाए हैं, इसके बारे में बात की है। और उन्होंने कैनल्स क्यों बनाए हैं उसका रीज़न उन्होंने नीचे दिया कि वो वहाँ पर राइस ग्रो होता था बहुत ज़्यादा, तो उसी के चलते उन्होंने न्यू कैनल्स बनाए थे। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि वो दोनों भी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। जगन्नाथ पंडित, रस गंगाधर, बालसेना, बल्लाल सेना, अनंग गोरा रंगा, नीलकंठ, ताजिक नीलकंठी और बनारसीदास अर्ध कथनका। बहुत ही डिफिकल्ट नेम्स है। तो हमारा इनकरेक्टली मैच कौन सा पेयर है? नॉट करेक्टली मैच पूछा इन्होंने, हमारा वो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बल्लाल सेन। उन्होंने कौन सी? बल्लाल सेन एक्चुअली उन्होंने दूसरी बुक लिखी है, उसका नाम क्या है? चलो पहले हम लिख लेंगे कि ये अनंग रंगा किसने लिखी है। ये लिखी है कल्याण मला संस्कृत, कल्याण मला ने लिखी है बाय कल्याण मला इन संस्कृत। ठीक है, अनंग रंगा। और बल्लाल सेन ने क्या लिखा है यहाँ पर हम लिखेंगे उनके बारे में। उन्होंने लिखा है धना सागरा। और दूसरी बुक भी उन्होंने लिखी है जो आधी ही लिखी है, अद्भुत सागरा।
एक्चुअली इसे प्रोनाउंस ना अद्भुत सागर ही बोलते हैं, बट जो ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश में सब में ए लगा कर उसका प्रोनाउंसिएशन ही बदल दिया है। ऑफकोर्स हिस्ट्री है, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस तो होता ही है। 33 गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। फिर से वही, द इजिप्शियन एंड गुजराती फ्लीट्स वेर रूटेड बाय पोर्चुगीज इन 1509। रीजन, मोहम्मद बेगरा realized the invincibility of the Portuguese at the sea and opened negotiations for peace with Albuquerque। अल्बर्क्यू पोर्चुगीज विसरॉय थे, ये तो आपको पता ही है, फर्स्ट। तो उन्हीं के साथ में इन्होंने डील ओपन की थी, नेगोशिएशंस ओपन किए थे। क्यों? तो उन्होंने सारे जो पोर्चुगीज थे उन्होंने गुजराती और इजिप्शियन जो शिप्स थे उनको रूटेड मतलब उखाड़ फेंका था, तो इसीलिए वहाँ के जो मोहम्मद बेगर आए उन्होंने बात करनी स्टार्ट की थी। तो 33 का आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए। दोनों बातें सही है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 34 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नबी बंगसा। It was written by Sayyid Sultan in the late 16th century in Bengal. It mentions Hindu gods Brahma, Vishnu, Shiva, Rama, Krishna as successive prophets of God, followed by Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad. The poet identifies Islamic concept of prophet, Nabi, with Hindu avatar, incarnation of God. The four Vedas are rejected as successive revelation. Instead, it proclaimed Quran as the only revealed scripture. तो 34 का आंसर है हमारा किसी एक इसमें से कौन से करेक्ट है पूछा है, तो आंसर है ए बी सी करेक्ट है। उन्होंने वेदास को रिजेक्ट नहीं किया था, नॉट रिजेक्टेड द वेदास। जब वो हिंदुइज्म को भी फॉलो कर रहे थे तो वो उन्होंने वेदास को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी थी। ये बंगाली मुस्लिम राइटर है, सईद सुल्तान जो है ना, ये बंगाली मुस्लिम राइटर है जिन्होंने 1584 में लिखा था अबाउट बुक लिखी थी नबी बंगसा, और उसी में उन्होंने फैमिली ऑफ प्रोफेट, और फिर उसी के साथ में इनकी और बुक्स है जैसे रसूल चरिता, इब्लिस नामा, ज्ञान प्रदीप, ऐसी बुक्स का नाम है इनके। सईद सुल्तान। आगे बढ़ेंगे हम। 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वल्लभाचार्य प्रोपोगेटेड पुष्टि मार्ग, कबीर ओड एलिगेंस टू पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग obtained some popularity in Gujarat and Rajasthan, the Radha Vallabh is assigned to Radha the more crucial position in the duality of divine। ठीक है, तो वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग स्टार्ट किया था 16th सेंचुरी में, उन्होंने कंप्लीट सरेंडर टू कृष्ण भगवान, लॉर्ड कृष्णा। फिर कबीर ओड एलिगेंस, नहीं कबीर नहीं आते इसके अंदर, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें उन्होंने पूछा करेक्ट कौन सा है। पुष्टि मार्ग का पॉपुलरिटी अभी भी है फेमस राजस्थान और गुजरात में, और उन्होंने राधा को सुपीरियर पोजीशन दी है, ये भी बात सही है। हमारा करेक्ट आंसर है ए सी डी ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 again assertion and reasoning. In spite of his admiration for Indian craftsmen, Babur was concerned that the overall design of his structure in India should be modeled on Khurasani, that is Timurid examples. Reason, two artisans from Central Asia came to work for Babur in India. One was Mir Mirag Giyas, second was Ustad Shah Muhammad. तभी इन्होंने क्यों बोला है कि उन्हें टिमुरिड इन्फ्लुएंस वो ज़्यादा ही था उन्हें बाबर में, तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंग आर्किटेक्चर भी चाहिए था उनका स्ट्रक्चर, तो इसीलिए उन्होंने दो लोगों को बुलाया, मीर मिरग गियास और उस्ताद शाह मोहम्मद। ये क्वेश्चन नोट करो, अगले एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि बाबर ने किन्हें बुलाया था फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मेड अ रूल दैट whoever come to the sarai was to be served with food out of government money according to one's rank and his pony was given grain and drink। ये थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही कमाल का है, अकबर ने भी उन्हें कंटिन्यू किया है बाद में, और उसी के बारे में ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें भी दिया है, और जो हमारे इग्नू के नोट्स है। यस, अभी मुझे एक और टॉपिक पे बात करनी है कि आप जो बुक्स रेफर कर रहे हो, अगर आपको नहीं है कुछ भी आइडिया, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इग्नू के नोट्स फॉलो करो। हिस्ट्री के बहुत अच्छे नोट्स है, क्वेश्चन उसमें से ऐसे स्टेटमेंट्स उठाए गए हैं, तो आपको वो बहुत हेल्प करेंगे। बिलीव मी, द इग्नू नोट्स absolutely fantastic. They are such a well planned and well written books that it becomes so easy to learn history from those books, and in fact you will find many statements exactly there in the paper. Even in MS set there were statements from the IGNOU notes, so you can understand the depth of IGNOU notes, the crisp content of the IGNOU notes. And again, if you don't have that much time and if you don't want to go through IGNOU notes, go through old NCERTs. They can also help very well. 38 after some time another girl was born to Bibi Daulat Shah, and the emperor named her Aram
Banu Begum. My father was very fond of her, so much so that he treated her acts of rudeness as within bounds of good manners, and repeatedly addressed me and said, Baba, for my sake, be as kind after me as I am to this younger sister, who in the Hindi phrase is Ladla. Bear her presumptions and pass over her impoliteness and impudence. Read the above statement and identify the father-son between whom the conversation took place. ये है अकबर और सलीम. अकबर की सबसे छोटी बेटी का नाम है आराम बानू बेगम, जिन्हें वो लाडली भी बोलते थे. सबसे छोटी बेटी का नाम है आराम बानू बेगम, जिनकी डेथ हुई थी 1624 में. ओके. 39. राजा मान सिंह. नॉट करेक्ट. ओके, नॉट करेक्ट पूछा है. अरे सॉरी, 39. नॉट करेक्ट. Raja Man Singh of Amber built Fort Palace Complex Man Mandir at Gwalior. In 1295-98, the ruler of Arakan carried out extensive repairs of the Mahabodhi temple at Bodh Gaya. The Gujarati style of architecture exercised considerable influence on Mughal architecture and stonework. Kashmir totally adopted the Mughal style of architecture. ये बात सही है. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. क्यों? तो उसका रीज़न ये है कि जो मुग़ल है उन्होंने गुजराती स्टाइल को, मतलब कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस नहीं था गुजराती स्टाइल का मुग़ल पर. बंगाल, राजस्थान, इनफैक्ट राजस्थान जो राजपूत स्टाइल है वो भी मुग़ल से काफ़ी इन्फ्लुएंस था, और जो राजपूत स्टाइल है वो उसे मुग़ल ने भी इंस्पायर किया है, मतलब मुग़ल भी उससे इंस्पायर हुए राजस्थानी. और जो बंगाली डोम आता है, जो डोम बंगला डोम जो आता है, उसी को भी उन्होंने अपने डोम जो स्कल्पचर है उसमें उन्होंने यूज़ किया है. ठीक है, तो गुजराती स्टाइल का इन्फ्लुएंस नहीं था. और जो ये महाबोधि ट्री का कंस्ट्रक्शन एक्सटेंसिव रिपेयर उन्होंने किया है, बट उस पीरियड में नहीं किया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 40. Which of the following statement is not true about Chishti Sufi Sheikh Bahauddin of Barnaba? Tansen is said to have performed before the Sheikh. Sheikh criticized Raja Man Singh's invention of Drupad as a disservice to the classical forms of music and was designed to cheapen the art. Sheikh invented a musical instrument called sazikhal. The pen-shaped sazikhal is popularly known as sangula. शहनाई. तो इसका करेक्ट जो नॉट ट्रू है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन 4. ठीक है. और इसी में आपको एक और चीज़ मिल जाती है, राजा मान सिंह इन्वेंशन ऑफ ध्रुपद, और शेख इन्वेंटेड सज़िया-खाल. शेख बहाउद्दीन ने क्या बनाया? सज़िया-खाल. ऐसे 2 क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस आपको इसी से मिल जाते हैं. ठीक है. थोड़ा सा ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखकर पढ़ो ताकि आपको एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम में हेल्प हो. 41 पढ़ेंगे. और PYQ सिर्फ आंसर्स फाइंड करने के लिए नहीं रहता है. नेक्स्ट ईयर जब हमारी एग्जाम है, मतलब जो एग्जाम हम अपीयर करने जा रहे हैं, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस रेंज में आएंगे, उसे जानने के लिए भी रहता है. Which of the following are not true? Jahangir established a tradition that Rana of Mewar would be exempted from personal attendance at the Mughal court. Both in case of Kashmir and Sindh, Akbar continued to insist on personal submission. From 1585 to 97, Akbar personally took part in expeditions against Rana Pratap of Mewar. An expedition was sent by Akbar against Duda, the son of Surzan Hada, who was the ruler of Bundi. In this battle, Duda was killed and Bundi came under direct control of Mughals. तो इसमें से नॉट करेक्ट कौन सा है? सी और डी. सी एंड डी आर नॉट करेक्ट. क्यों? तो जो इन्होंने बोला है 1585 से 97 वो गलत है. अकबर ने उनके अगेंस्ट 1576 में एक्सपीडिशन किया था पर्सनली, और उसी के अंदर उन्होंने उदयपुर, घुंघुटा और कुंभाल घर को कंट्रोल में ला लिया था अपने अकबर ने. फिर उसके बाद में जो इन्होंने बोला है कि ये अकबर अगेंस्ट दूधा द सन ऑफ सुरजन हदा, तो ये ऐसी स्टोरी है कि जो दूधा है उनके भाई के अंडर आया था. भोज जो उनके भाई थे उनके अंदर आया था बूंदी, नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मुगल्स. ठीक है. तो 42. कंसिडर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ आयगार्स विच डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर टू विजयनगर पीरियड. कौन से ऐसे आयगार्स थे जो विजयनगर के पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे? मनियम, कर्णम, निरानिकार और तलियारी. तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर है सी. ऑप्शन है सी, ऑप्शन है 3. क्यों? तो ये जो मनियम है ये कौन थे? हेडमैन, विलेज हेडमैन. फिर जो कर्णम है अकाउंटेंट, और तलियारी कौन आते हैं? वॉचमैन. ओके. 43.
Assertion and reasoning again. After the death of Guru Arjan, his brother Prithia or Prithi Chand became the Guru and his followers called Guru Miharpan. भाई गुरदास looks upon Prithi Chand and his successors as rebels and false gurus. ये दोनों भी बातें सही है और ये सही रीज़न है, इसलिए 43 का आंसर है ए. ओके. जो मीनाज अभी भी सेक्ट प्रेजेंट है सिखिज्म में, मीनाज बोलकर, वो प्रीति चंद के फॉलोअर्स है. रामदास, गुरु रामदास जो थे उनके सबसे बड़े बेटे का नाम है प्रीति चंद, और अमरदास छोटे बेटे का अर्जन देव जो थे उनका वो छोटे बेटे थे, पर वो गुरु बने थे, इसीलिए प्रीति चंद ने अपना अलग ग्रुप बनाया था. 44. Which of the following are correct? Rupa Bhavani of Kashmir composed devotional verses in the Bhakti tradition. The compilation of Adi Granth 1603-04 was done by Guru Arjan Dev. Sachal composed in Sindhi lyrical kafis showing version of the romance of Heer and Ranjha. Balan died 1554. A Gujarati writer translated Banas Kadambari. तो इसमें से करेक्ट कौन से है? ए, बी और डी. ऑप्शन 4. क्यों? तो जो सचल है इन्होंने हीर रांझा नहीं लिखा है. सचल हीर रांझा किसने लिखा है? सैयद वारिस शाह, इन्होंने हीर रांझा लिखा है. ठीक है. 45. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट? नॉट पूछा है. Tulsidas was a firm believer in Dharma Shastra. The devotees of Shankardeva followed the caste rituals and did image worship. The Sahajiya sect introduced Shaktic and Tantric practices. तुलसीदास जो थे वो फर्म बिलीवर थे, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, क्योंकि शंकर देवा ने इमेज वर्शिप, किसी भी तरह की इमेज वर्शिप और कास्ट रिचुअल्स को मना किया था. शंकर देवा आसाम से बिलोंग करते हैं, जो कि वैष्णविज्म, कृष्ण भक्ति, भागवती धर्म बोलकर उन्होंने बुक लिखी है, और एक शरण सिस्टम जिसमें उन्होंने बोला है नो इमेज वर्शिप. और सहाजिया सेक्ट इंट्रोड्यूस शक्तिक एंड तांत्रिक नहीं. शक्तिज्म और तांत्रिक प्रैक्टिसेस अलग अलग लोगों ने इंट्रोड्यूस, अलग अलग सेक्ट्स ने इंट्रोड्यूस किया है. 46. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑन शिवाजी इज आर करेक्ट? शिवाजी महाराज के ऊपर है ये. शिवाजी अज्यूम द टाइटल ऑफ हिंदवी धर्मोधारक एट द टाइम ऑफ हिज कोरोनेशन. यस, हिंदवी स्वराज, हिंदवी लोगों का, हिंदू राज्य का, धर्म का संचालक या फिर प्रोटेक्टर ऑफ द हिंदू धर्म. मौर्य देशमुख ऑफ जवली वे द फर्स्ट टू रैली टू शिवाजी साइड. नहीं, उन्होंने इनफैक्ट जो मौर्य थे जवली के, उन्होंने शिवाजी महाराज के अगेंस्ट फाइट बैटल किया था जब वो बीजापुर के कमांडर थे. बीजापुर जो सल्तनत थे उसके कमांडर थे देशमुख, मौर्य ऑफ जवली. उन्होंने फिर शिवाजी महाराज के साथ में बैटल भी किया था, फाइट भी की थी. शिवाजी डिड नॉट ट्रस्ट बिगर देशमुख एंड हिज एक्शंस वर डिवाइडेड अगेंस्ट बिगर देशमुख. ये बात सही है. 46 का आंसर है 3. 47. Given below, again assertion and reasoning. The miniature painting which was patronized and promoted by the Mughal emperors was a branch of Persian painting. Correct. Unlike Persian painting, Mughal paintings were essentially secular, being intended not for the devout but for the culture. 47 का आंसर है C. R false है, क्योंकि मुगल पर्शियन पेंटिंग भी सेक्युलर थी. यस, उसमें था इस्लामिज्म को प्रोपोगेट करना, बट वो भी सेक्युलर थी. यहाँ पर बोला है अनलाइक पर्शियन पेंटिंग, इसीलिए पर्शियन पेंटिंग भी सेक्युलर है. 48. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच? अदगा खान मॉन्यूमेंट है और उनके कैलीग्राफर. अदगा खान टॉम दिल्ली, मीर अब्द अल मुश्किन कलम. ताजमहल आगरा, अमरनाथ खान. इतमादुद्दौला टॉम आगरा, अब्द अल नबी उल कुरैशी. शाह बेगम टॉम अलाहाबाद, बाकी मोहम्मद. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. बी और सी करेक्ट है. एक्चुअली इन्होंने इंटरचेंज कर दिया. ठीक है. और ये क्वेश्चन ध्यान में रखो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, आगे भी रिपीट होगा. समथिंग 20 या 18, 21 कुछ तो भी पेपर में रिपीट होता है ये क्वेश्चन फिर से. 49. गिवन बिलो, फिर से assertion and reasoning. Dadni became widespread after the coming of European companies in India. Dadni was used by European companies as a way of binding up producers in the face of competition from other companies and Indian merchants. 49 का आंसर ए है, क्योंकि दोनों की बातें ददनी के ऊपर ही है. और ददनी सिस्टम क्या था? एडवांस मनी दे देना चाहिए क्राफ्ट्समैन को, ताकि वो मार्केट से सामान, रॉ मटेरियल ले सके और फिर प्रोड्यूस कर सके. 50 क्वेश्चन.
On raising of a noble named Muhammad Khan, which of the following emperors disapproved it by ordering him to cut the garment short of a few inches from the bottom, according to the court etiquette, and announced men should wear simple white clothes. It is women who should decorate themselves. ये थे औरंगजेब. Yes, औरंगजेब. 51. Chronologically arrange the social legislations and select correct answer. Regulation 17, which declared sati to be illegal in Bengal Presidency. Regulation 3, which declared infanticide to be murder. Hindu Widows Remarriage Act 16. India Act 5, which made slavery illegal. इन्हें chronologically arrange करना है. तो सबसे पहले है रेगुलेशन एक्ट इन 3, इन्फेंटिसाइड को जिन्होंने मर्डर डिक्लेयर किया था 1804 में आता है ये. फिर आता है रेगुलेशन 17 जो सती को इलीगल बोलते हैं 1829. फिर आता है स्लेवरी एक्ट 1843 और सबसे एंड में आता है हिंदू विडोज रीमैरिज. ईश्वर चंद विद्यासागर का काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट है इसमें. और ये किसके टाइम पर हुआ था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर. और सती किसके टाइम पर आई थी? ये जो सती वाला एक्ट है बेंटिक, लॉर्ड बेंटिक, विलियम बेंटिक. तो हमारा करेक्ट आंसर सबसे पहले बी किस में है? ऑप्शन 1 में बी है. ऑप्शन 2. ये क्या है, बार बार हो रहा है ऐसे. ओके ठीक है. 52 देखेंगे अब हम. From among the following statements which are not correct regarding पंडिता रमाबाई, answer with the help of the quotes given below. She was well versed in the शास्त्रास, इसीलिए उन्हें पंडित की पदवी भी मिली थी. She was not married to a man from lower caste, नहीं, उन्होंने शादी की थी एक लोअर कास्ट मैन से. कायस्था कास्ट के थे बंगाल के और वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी. शी वॉज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी. जब वो यूएस से गए थे तब उन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था. शी वेंट टू अमेरिका टू स्टडी मेडिसिन, करेक्ट. एंड इंग्लैंड टू रेज मनी फ्रॉम अ विडोज होम इन बॉम्बे, नहीं, वो इंग्लैंड क्यों गए थे? ताकि उन्हें उनके जो क्वेश्चंस थे क्रिश्चियनिटी को लेकर उनके आंसर्स चाहिए थे, इसीलिए वो गए थे इंग्लैंड. तो हमारा करेक्ट आंसर है, नॉट करेक्ट पूछा इसमें. नॉट करेक्ट तो है डी और बी. बी और डी किस में आता है? एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन 3. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. 53. हु फाउंडेड भारत स्त्री महामंडल टू प्रमोट फीमेल एजुकेशन? किन्होंने फाउंड किया था इसे? सरला देवी चौधुरानी ने. ठीक है, ये एजुकेशनिस्ट थी और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे. और इन्होंने कौन से ईयर में फाइंड किया था भारत स्त्री महामंडल को? 1 मिनट. 1910 प्रयागराज में इन्होंने फाउंड किया था. ठीक है, और ये ऐसी पहली नेशनल लेवल वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन थी. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 54. Who among the following showed extreme courage and boldness in publishing the famous revolutionary poem of Qazi Nazrul Islam? ये किसने बताया था इसे? मिसेस एनी बेसेंट. ठीक है, 54 का आंसर है 3. 55. From among the following who was not a president of Indian National Congress? कौन प्रेसिडेंट नहीं थे? रियली सॉरी, एनी बेसेंट नहीं है इसका आंसर. इसका आंसर है बसंती देवी चितरंजन दास. ठीक है, बसंती देवी चितरंजन दास. 54 का आंसर है ए. और 55 का आंसर क्या है? हु वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ INC? इन्होंने क्या पूछा है? INC के प्रेसिडेंट नहीं थे. कौन नहीं थे? 55 चार्ल्स एफ एंड्रीव्स. एक्चुअली वो BNC, इसमें AN 1 and 3 इसी का कन्फ्यूजन था, सॉरी. चार्ल्स एफ एंड्रीव्स, बाकी सब थे प्रेसिडेंट. मुझे कमेंट्स में इनके ईयर बताओ. रिवीजन कर लो मेरे साथ में, अभी होता है तब तक कर लो क्योंकि एग्जाम में ना फिर बहुत कन्फ्यूजन होगा. 56. फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इफेक्ट्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793? Zamindars and revenue collectors were not only to act as agents of the government in collecting land revenue, but also to become owners of the land. सही बात है. Zamindars were to give half of the rental they derived from cultivators to keep the rest of themselves. नहीं, वो उन्हें 1/4 ही मिलता था. If the crops failed, the government gave remission in rent to cultivators. अगर वो लोग remission देने लग जाते थे तो लोग protest ही नहीं करते थे farmers. The right of ownership was made hereditary and transferable. वो बात सही है. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. इन्होंने यहाँ पे पूछा नॉट करेक्ट, तो कौन सा आंसर है नॉट करेक्ट में? बी और सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है. 57. ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच विसरॉय इंपेरियल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट वॉज क्रिएटेड एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट एट पूसा वॉज फाउंडेड? तो इंपेरियल एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट और
एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये दोनों भी 1905, जो पूसा वाला है वो तो 1905 में फाउंड हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। बॉम्बे न्यूज़पेपर है और उनके फाउंडर एडिटर, बॉम्बे ना समाचार, बॉम्बे दर्पण, मुंबई ना समाचार, बॉम्बे दर्पण, इंडियन स्टेट्समैन, हिंदू पैट्रियोट, बाल शास्त्री जाम्बेकर, गिरीश चंद्र घोष, फुरदौंजी मर्जबान, रॉबर्ट नाइट। तो हमें बॉम्बे दर्पण पता है क्योंकि हमने इसके पहले ही वीडियो में इसके ऊपर बात की थी, बाल शास्त्री जाम्बेकर। फिर मुंबई ना समाचार है फुरदौंजी मर्जबान, ए का 3। फिर इंडियन स्टेट्समैन आते हैं रॉबर्ट नाइट, और हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, जेसी घोष। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। क्या बोला है इसमें, नेम ऑफ गवर्नर जनरल और उनके ईयर ऑफ अजम्पशन ऑफ ऑफिस, मिंटो, क्लेम्सफर्ड, इरविन, वेबल, 1943, 1916, 1926 और 1905। तो हमें सबसे पहले तो मिंटो पता है, मॉरले मिंटो रिफॉर्म की वजह से 1905 में आए थे ये। अरे यार ये क्या हो रहा है, क्लेम्सफर्ड कब आते हैं, क्लेम्सफर्ड, मॉन्टेक्यू और क्लेम्सफर्ड वाले जो है तो वो आते हैं 1916, 1919 वाले रिफॉर्म एक्ट के पहले आते हैं। इरविन 1926, वेवल प्लान 1943। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन 3। 59 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। आगे बढ़ेंगे 60 क्वेश्चन, हम थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे अभी हमारे लेक्चर की। 60, हु लॉन्च्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन इन बॉम्बे इन 1906, विट्ठल रामजी शिंदे, ऑप्शन 3 विट्ठल रामजी शिंदे। इसको नोट डाउन कर लो। ये जो सोसाइटीज़ या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, इनके फाउंडर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कभी मैथ्स द पेयर में आता है, कभी ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। 61, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंडेड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस एट स्टुटगार्ट, जो जर्मनी में है, इन अगस्त 1907। ये है मैडम कामा और सरदार सिंह राणा। जो हमारी मैडम कामा ये कहाँ से बिलोंग करती थी, पेरिस इंडियन सोसाइटी, पेरिस से बिलोंग करती थी मैडम कामा, और उन्हीं के फादर थे जिन्होंने, और सरदार सिंह राणा, इन्होंने मिलकर पेरिस इंडिया सोसाइटी फाउंड की थी। और फिर जो ये कॉन्फ्रेंस थी, जो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, यहीं पर मैडम कामा ने इंडियन नेशनल फ्लैग को भी अनफ्लर्ड किया था, मतलब लहराया था। ये बात ध्यान में रखो, इंडियन नेशनल फ्लैग को पहली बार 1907 में उन्होंने इसी कांग्रेस में लहराया था। 62, विच इंडियन रिवोल्यूशनरी असैसिनेटेड सर कर्जन विली एट इंपीरियल इंस्टीट्यूट लंदन इन 1909। अब ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता है किसको पता नहीं होगा, मदन लाल धिंगरा रिवोल्यूशनरी थे ये भी, इन्होंने उन्हें मार दी थी गोली। 63, हु लॉन्च द मोस्ट इंपॉर्टेंट उर्दू जर्नल अल हिलाल ऑन 1 जून 1912, अब्दुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद है ये, अबुल कलाम आज़ाद। जो अब्दुल कलाम आज़ाद वो है APJ अब्दुल कलाम, वो अलग है, ये अबुल कलाम आज़ाद। 64, who among the following made the following statement, nationalism is not a mere political program, nationalism is a religion that has come from God, nationalism is a creed in which you shall have to live, nationalism is not going to be crushed, nationalism is immortal, nationalism cannot die। ये औरोबिंदो घोष, श्री औरोबिंदो ने बोला था ये। और मुझे उनके बारे में एक और बात बोलनी है कि इन्होंने, ये 1950 तक थे, जो पौधीचेरी के पास में इनकी काफ़ी फेमस प्लेस है, तो औरोबिंदो ही नाम है उसी का। तो उन्होंने एक फ़िलॉसफी बहुत अच्छी प्रीच की थी, अभी भी लोग उनके फ़िलॉसफी को फॉलो करते हैं। इन्होंने बुक्स भी लिखे हैं कई सारे, द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन द गीता, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ये बुक का नाम नोट डाउन कर लो, एसेज ऑन द गीता, और ऑन द वेदा बोलकर भी है, सिंथेसिस ऑफ योगा, ये भी बुक्स का नाम है उनके। 65, who among the following was an ardent champion of Hindu-Muslim unity, devoted much effort to bringing the Congress and Muslim League together and addressed many sessions of the Muslim League। ये है सरोजनी नायडू। इन्होंने 1916 लखनऊ सेशन में हिंदू और मुस्लिम लीग को साथ में लाया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ में लाया था। ओके। 66, who is described as poet of freedom and also the poet of renaissance in Tamil literature, C. सुब्रमण्यम भारती। इनके बारे में आगे भी क्वेश्चंस आएंगे।
और सुब्रमण्यम भारती को भारती टाइटल क्यों दिया गया था? बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द तमिल लिटरेचर। भारती बोलकर उन्हें टाइटल दिया गया था। उनका नाम सी सुब्रमण्यम ही है, उन्हें भारती टाइटल दिया गया था। 67 हु फाउंडेड इन 1924 बहिष्कृत हितकर्मी सभा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डिप्रेस्ड क्लासेस भी उन्होंने फाइंड किया था 1936 में। और बहिष्कृत हितकर्मी सभा का मोटो क्या था? उनके लाइफ का बहुत बड़ा मोटो भी था ये, और बहिष्कृत हितकर्मी सभा का भी मोटो है यही, टू बी एजुकेट, बी ऑर्गेनाइज्ड, बी एजिटेट। 68 इन विच ईयर द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस AIWC हेल्ड देयर फर्स्ट सेशन? किस साल हुआ था ये? 1927 में हुआ था। और इसी के प्रेसिडेंट कौन थे? फाउंडर कौन थे? पहले तो फाउंडर लिखेंगे हम। फाउंडर है मार्गरेट कजिन्स, मार्गरेट कजिन्स। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? चिमना बाई साहेब गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा। ठीक है। 69 when did महात्मा गांधी started his दांडी मार्च as a part of civil disobedience movement? 12 मार्च 1930। और कब एंड हुआ था? 6 अप्रैल 1930। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम। 70 हु फाउंडेड द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड वॉज नोन फॉर रेडिकल ह्यूमैनिज्म? ये है मनवेंद्र नाथ रॉय। इनको एकदम इजी लैंग्वेज में, हमें एक्चुअली MN रॉय पढ़ने की बहुत आदत है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। MN रॉय है इनका नाम। उन्हीं की रेडिकल ह्यूमैनिज्म फिलोसॉफी भी काफ़ी फेमस है, जिसमें वो बोलते हैं फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल के बारे में वो बात करते हैं। और आपको पता नहीं होगा तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये भी बात सबसे पहले MN रॉय ने ही बोली थी। 71 क्रोनोलॉजिकली अरेंज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस विद द हेल्प ऑफ द कोड्स गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है, मैं आपको बताती हूँ आगे वो। तो 71 का हमारा आंसर है, अकॉर्डिंग टू आंसर की आंसर है 3। ओके। सबसे पहले तो A आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जो कौन से ईयर में आया था? 1909। फिर आता है बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट 1917। फिर आता है हार्वर्ड बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कानपुर 1921। और फिर आता है, इन्होंने ऐसा बोला है 1906 का है ये, बट इन्होंने इसे C लास्ट बताया है, और किसी भी ऑप्शन में C पहले नहीं है। ठीक है। अभी इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं आइडिया है। इन केस मुझे अगर कहीं बाद में पता चलता है, मेरे बुक्स में कहीं मिसिंग है, तो मैं उसका आंसर आपको फिर से बता दूंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए तो यही आंसर है। 72 इन विच ईयर म्यूटिनी ऑफ नेवल रेटिंग्स टुक प्लेस इन बॉम्बे? कौन से साल हुआ था ये? 18 फरवरी 1946। 18 से 23 Feb 1946 तक ये नेवल म्यूटिनी, रॉयल नेवल म्यूटिनी, या ये ऐसे भी नाम दिए है, ये चल रहा था। और ये फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल, ऐसा भी बोला जाता है इसे। म्यूटिनी ऑफ नेवल रेटिंग्स। 73 from the following reasons which is not a correct answer regarding Nehru's decision to stay in the British Commonwealth despite of strong public opinion to the contrary? India could benefit from her presence in multinational body. It provided a certain strategic security. India also played an active role in UN peacekeeping forces in various parts of the world. India believed that British could help in governance. ये सरासर गलत है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नॉट करेक्ट पूछा है। 74. Choose the correct answer from the code. On dash date, the Indian Independence Bill was introduced in the House of Commons by Prime Minister Attlee. The bill was passed on dash and by the House of Lords on the following day and received the royal assent on dash date. तो इसका करेक्ट आंसर है 74 का D। ये सारी डेट्स 4 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर उसे पास किया 15 जुलाई को, और उसे रॉयल एसेंट किस तारीख को मिला था? 18 जुलाई 1947। आगे फिर से ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2-3 बार। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैच करना है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, थियोडर एल शाह, शाहनवाज खान। द लीगेसी ऑफ लोकमान्य, माई मेमोरीज ऑफ INA एंड इट्स नेताजी, अ नेशन इन मेकिंग, द इंडियन स्ट्रगल 1935 to 1942। तो सबसे पहले तो शाहनवाज खान के है
माई मेमोरीज ऑफ INA, डी का 2A के ऑप्शन में है और हमारा आंसर भी वही है 4। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, द नेशन इन मेकिंग। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन, ये एक तरह से बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी भी है। और ये बुक थियोडर एल शाय, लीगेसी ऑफ लोकमान्य। ओके, इसी के साथ में आज का हमारा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो होप यू ऑल लाइक इट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।